तो यहाँ पर बिंबाजी भोसले जब यहाँ पर निकले जाने के लिए शासन करने के लिए, रघुजी प्रथम के मृत्यु के बाद, इनके पिता रघुजी प्रथम के मृत्यु के बाद बिंबाजी भोसले जब यहाँ पर शासन करने आने लगे, तो यहाँ पर शासक कौन था? पहले से यहाँ पर शासक था मोहन सिंह। मोहन सिंह शासक कर रहा था। ये मराठाओं के अधीन कर रहा था, इनके अधीन यहाँ पर शासन पहले से कर रहा था। तो जब यहाँ इनको पता चला मोहन सिंह को कि बिंबाजी भोसले यहाँ पर शासन करने आ रहे हैं, नागपुर से छूट चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के मराठा वंश जो थे, उनका प्रत्यक्ष शासन छत्तीसगढ़ में चला था, उस काल को हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष काल का मतलब होता है कि छत्तीसगढ़ में आके रह के उन लोग शासन किए थे, अप्रत्यक्ष नहीं। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि कहीं दूर से वहां पर शासन चलाना, आदमी के ऐसा बोल सकते हो आप लोग। जैसे सूबा के माध्यम से यहाँ पर चला था, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि प्रत्यक्ष रूप से वहां पर रह के शासन किए थे रतनपुर रायपुर क्षेत्र में। तो दोस्तों चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि रतनपुर क्षेत्र में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया था। उसका कार्यकाल था 1758 से 1787 ईस्वी तक। वो हुआ क्या कि नागपुर महाराष्ट्र क्षेत्र में रघुजी प्रथम नाम के एक शासक हुआ करते थे। देखिए, मैं मैप से इसको बताता हूं आप लोग को। यहाँ पे छोटा सा मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूं, जैसे मैं हमेशा से बनाते आया हूं। तो ये मान लीजिए छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक है, जिसमें ये है सरगुजा संभाग, ये है बिलासपुर संभाग। जितना का यूज है मैं उसी को बनाऊंगा, बस थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। बिलासपुर संभाग, और यहाँ पे है बस्तर संभाग, और ये है दुर्ग संभाग, और ये रायपुर संभाग, ये वाला रायपुर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके है मुंगेली जिला, यहाँ पे बिलासपुर जिला है, और यहाँ पे कोरबा रायगढ़, और ये जांजगीर चांपा जिला। तो यहाँ पे है रतनपुर, ठीक है। ये बिलासपुर जिला में छोटा सा बनाया हूँ। तो इस बिलासपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पे है रतनपुर। तो रतनपुर में ही इन लोग का जो भी हुआ था है ना, यहाँ पर है नागपुर। क्या? नागपुर में है महाराष्ट्र। तो दोस्तों, मैं बोला कि यहाँ पे मराठा वंश चल रहा था, मराठा वंश। तो मराठा वंश के यहाँ पे शासक थे रघुजी प्रथम। तो रघुजी प्रथम के 4 ठो पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 4 पुत्र हुए। तो ये 4 में से एक जन यहाँ का हिस्सा मिलता है। इनके 4 पुत्र हुए। तो उस चौथे पुत्र में से एक पुत्र का नाम था बिंबाजी भोसले, बिंबाजी। तो इस बिंबाजी को रतनपुर एरिया को दे दिया गया। इनका जब बंटवारा हुआ चारों पुत्र में, तो इनका बंटवारा बिंबाजी को यहाँ का एरिया मिला। लेकिन और भी 3 पुत्र थे, उन लोग का नाम मैं बता देता हूँ। तो एक जन तो बिंबाजी मैं बता दिया। इसके बाद थे जानको जी, यहाँ लिख देता हूँ, जानको जी थे। तो जानको जी को नागपुर एरिया ही मिला। इसके बाद थे मुदको जी, ठीक है। तो ये मुदको जी को चांदा एरिया मिला, चांदा का क्षेत्र मिल गया मुदको जी को। इसके बाद अगला बेटा थे साभा जी। तो साभा जी को ना बरार का क्षेत्र मिल गया, ठीक है।
समझ गए आप लोग। मैं बोला कि मराठा वंश यहाँ पे चल रहा था नागपुर महाराष्ट्र में। यहाँ पे शासक थे रघु जी। तो रघु जी प्रथम जो थे उनका मृत्यु जब हुआ तो इनका मरने से पहले रघु जी ने इनका बंटवारा कर दिया था चारों पुत्र में। तो बिंबाजी भोसले जो थे वो रतनपुर एरिया को उनको मिला था। ठीक है, कि जब मैं मृत्यु हो जाए तो तुम यहाँ पर जाके शासन करना, बिंबा जी को बोला गया था। और इसके बाद जानको जी को बोला गया था कि तुम नागपुर में शासन करना, मुदको जी को बोला था चांदा क्षेत्र में चले जाना, साबा जी को बोला गया था कि बरार क्षेत्र में चले जाना। तो दोस्तों जब यहाँ पे अब हम लोग आते हैं, बिंबा जी को हम लोग को पढ़ना है, इधर से हम लोग को कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बिंबाजी भोसले जब यहाँ पर निकले जाने के लिए, शासन करने के लिए, रघु जी प्रथम के मृत्यु के बाद, इनके पिता रघु जी प्रथम के मृत्यु के बाद बिंबाजी भोसले जब यहाँ पर शासन करने आने लगे तो यहाँ पर शासक कौन था? पहले से यहाँ पर शासक था मोहन सिंह। मोहन सिंह शासक कर रहा था। ये मराठाओं के अधीन कर रहा था, इनके अधीन यहाँ पर शासन पहले से कर रहा था। तो जब यहाँ इनको पता चला मोहन सिंह को कि बिंबाजी भोसले यहाँ पर शासन करने आ रहे हैं, नागपुर से छूट चुके हैं, तो ये क्या किए, मोहन सिंह सेनापति तैयार करना चालू कर दिए, सेना तैयार करना चालू कर दिए। उनको पता चला मोहन सिंह को कि रघु जी प्रथम जो थे इनके गुरु थे, गुरु टाइप से थे, ये चेला थे इनका। मोहन सिंह जो थे वो चेला टाइप का थे, किसका? रघु जी प्रथम का, मराठा वंश के शासक रघु जी प्रथम का। इसलिए इनको यहाँ पर भेज दिया गया था शासन करने के लिए। तो मोहन सिंह जो थे वो रणनीति करने लगे कि जो मेरे गुरु थे रघु जी प्रथम, वो तो मृत्यु हो गया, मैं उनके पुत्र को यहाँ पर शासन नहीं करने दूंगा, सेनापति तैयार करता हूँ, सेना तैयार करता हूँ, फिर बिंबा जी को लड़ाई करके फिर से भेज दूंगा नागपुर में। तो दोस्तों उसी बीच में क्या हुआ, मोहन सिंह को बहुत बड़ा बीमारी पकड़ लेता है और मोहन सिंह का हो जाता है मृत्यु। और यहाँ पर स्वतंत्र रूप से बहुत अच्छा तरीका से बिंबाजी भोसले रतनपुर एरिया में कब्जा कर लेते हैं और यहाँ के बन जाते हैं शासक। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बिंबाजी भोसले को। बिंबाजी भोसले को हम लोग ले आए, यहाँ तक आ गए और यहाँ पर शासन स्थापित कर दिए अपना। तो बिंबाजी भोसले के बारे में बता दूं कि बिंबाजी भोसले को माना जाता है कि स्वतंत्र मराठा शासक। बिंबाजी भोसले को स्वतंत्र मराठा शासक कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से यहाँ पर मराठा शासक यहाँ पर रह के कार्य करते थे। और इनका कार्यकाल का जो समय अवधि है, बिंबाजी भोसले का कार्यकाल का समय अवधि है, उसका विवरण यूनानी यात्री थे कोलब्रुक, उनके द्वारा भी वर्णन किया गया है। मतलब बिंबाजी भोसले का जो कार्यकाल था उसका वर्णन यूनानी यात्री कोलब्रुक के द्वारा भी किया गया है, कार्यकाल का समय अवधि का वर्णन। ठीक है, इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, ये बिंबाजी जो थे वो रायपुर शाखा, यहाँ पे रायपुर शाखा इस समय चल रहा था। ठीक है, ये रायपुर का मैप, बलौदा बाजार, ठीक है, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, ठीक है, और ये रायपुर। तो इस रायपुर में भी कलचुरी वंश चल रहा था। तो हुआ क्या था कि ये शिवनाथ नदी यहाँ से राजनांदगांव के पानावरस से निकलता है, शिवनाथ नदी, और यहाँ पर महानदी में मिल जाता है आसपास में। तो इस शिवनाथ नदी के ऊपर में 18 ठो गढ़ था और उसके नीचे 18 ठो गढ़ था। तो 18 गढ़ को इन लोग विभाजित कर दिए थे। ये एक गढ़ जो था ऊपर वाला, ये रतनपुर के शाखा में आता था, और उसके शिवनाथ नदी के नीचे वाला जो 18 ठो गढ़ था वो रायपुर शाखा के अंतर्गत आता था। ये दोनों गढ़ को 18 गढ़ को 36 गढ़ बना दिया। दोनों गढ़ 18 गढ़ को जोड़कर 36 गढ़ बना दिया और इस एरिया को छत्तीसगढ़ का संज्ञा दे दिया, क्योंकि 36 ठो गढ़ हो गए थे इस एरिया में। कौन दे दिया था? बिंबाजी भोसले। ठीक है, आगे बढ़ूं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर रतनपुर में ही, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कचपच हो गया, तो इसको मिटाने के बाद आप लोग को बताता हूँ फिर से। जैसे यह है छत्तीसगढ़,
ठीक है। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, और ये हो गया इस टाइप का मुंगेली, बिलासपुर, ये ऐसा। तो यहाँ पर ये रतनपुर है। तो इस रतनपुर में कौन शासक कर रहा है? बिंबाजी। बिंबाजी शासक कर रहा है। तो हम लोग बिंबाजी के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये रतनपुर के आसपास में ही, रतनपुर से 5 किलोमीटर दूर में एक जगह है, उसका नाम है चोर पहाड़ी। तो उस चोर पहाड़ी में बिंबाजी भोसले ने एक राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। उस राम मंदिर को हम लोग वर्तमान में राम टेकरी मंदिर के नाम से जानते हैं। राम टेकरी मंदिर कहाँ पर है? तो यहाँ पर रतनपुर में है। चलिए आगे बताता हूँ इसके बारे में। ये क्या हुआ, दक्षिण कौशल क्षेत्र में परगना पद्धति को स्टार्ट करने का श्रेय इसी के ऊपर जाता है। परगना पद्धति का स्टार्ट कौन किया था? तो बिंबाजी भोसले ने ही परगना पद्धति को स्टार्ट किया था। बिंबाजी भोसले जो थे वह नागपुर में कोई राजस्व नहीं भेजते थे। यहाँ रतनपुर से यहाँ पर कोई राजस्व टैक्स कुछ भी नहीं देते थे। नागपुर कोई टैक्स नहीं भेजते थे। कौन? बिंबाजी भोसले। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों, बिंबाजी भोसले के समय में ही 2 ठो जमींदारी की स्थापना हुई थी। एक ठो जमींदारी का नाम था राजनांदगांव, यहाँ पर है राजनांदगांव, और एक ठो गुंजी जमींदारी का स्थापना हुआ था इसी बिंबाजी भोसले के समय में। और एक चीज इनसे, ये जमींदारी बोलने से एक चीज याद आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, कि दोस्तों 4 ठो ऐसे जमींदारी थे जिस जमींदारी क्षेत्र से इनका बिंबाजी का बिल्कुल भी नहीं जमता था। मतलब खटपट होते रहता था 4 ठो जमींदारी क्षेत्र से। कौन कौन सा होता था? तो यहाँ पर है कोरबा जमींदारी से नहीं जमता था। इसके बाद कोरबा के बाद था अगला खैरागढ़ जमींदारी से कुछ भी नहीं जमता था। इसके बाद धमधा, दुर्ग में है धमधा, तो धमधा जमींदारी से धमधा जमींदारी से इनका नहीं जमता था। कोरबा जमींदारी से नहीं जमता था। ठीक है, कोरबा जमींदारी से नहीं जमता था। और एक ठो था यहाँ पर कांकेर जमींदारी से इनका नहीं जमता था। इस कारण से ये चारों जमींदारी से ये बिंबाजी भोसले टैक्स लेते थे, उनसे टकोली लेने का काम करते थे। और क्या हुआ था, बिंबाजी भोसले कोरबा को एक बार जब्त भी कर लिए थे, अपने में कब्जा में ले लिए थे, जब्त कर लिए थे। कहाँ को? कोरबा जमींदारी को। इसके बाद अगला बात बता दूं दोस्तों, ये बिंबाजी भोसले जो थे वो जो विजयदशमी का होता है पर्व, स्वर्ण पत्र देने का प्रथा को चालू किए थे दशहरा में। विजयदशमी मतलब दशहरा जो होता है उसमें स्वर्ण पत्र देने की प्रथा को चालू किया था। कौन चालू किया था? तो बिंबाजी भोसले ने ही चालू किया था। और ये बिंबाजी भोसले जो थे वह रतनपुर में एक मस्जिद का भी निर्माण करवा दिए थे। मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था रतनपुर में? तो बिंबाजी भोसले ने ही मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। इसके बाद मैं बता दूं दोस्तों बिंबाजी भोसले के बारे में कि दक्षिण कौशल में मराठा भाषा, ठीक है, इसके बाद उर्दू भाषा, मोडी भाषा, मराठा भाषा, उर्दू भाषा और मोडी भाषा को यहाँ पर प्रचलन में लाया था। मतलब बोलने के लिए बोलता था लोगों को, समझ गए। बिंबाजी भोसले के कार्यकाल में ही कोटपाड़ की संधि हुई थी। इनका डेट था 1778 ईस्वी में। 1778 ईस्वी में कोटपाड़ की संधि बिंबाजी भोसले के कार्यकाल में ही हुआ था। क्या हुआ था देखिए मैं बता रहा हूं। इस एरिया में, बस्तर एरिया में, दंडकारण्य के क्षेत्र में काकतीय वंश चल रहा था। इस एरिया में काकतीय वंश चल रहा था 1778 ईस्वी के आसपास में। तो क्या हुआ कि यहाँ पर के शासक थे दरियादेव। तो ये दरियादेव और मराठा मतलब काकतीय वंश और मराठाओं के बीच में एक ठो संधि हुआ था। उस संधि को कोटपाड़ की संधि कहा गया था। बिंबाजी भोसले के
तीन ठो पत्नी थे, उमाबाई और आनंदीबाई और रमाबाई। उमाबाई, आनंदीबाई और रमाबाई। तो उसमें से आनंदीबाई इनके मृत्यु के बाद शासिका बनती हैं, और एक ठो थी उमाबाई, तो उमाबाई इनके साथ सती हो गई थी। जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु होता है तो उमाबाई इनके साथ सती हो गई, और आनंदीबाई जो है इनका शासिका बनी इनके मृत्यु के बाद। मतलब इनका डेट था 1787 ईस्वी में। जब बिंबाजी भोसले का मृत्यु हुआ तो आनंदीबाई इसके बदले में शासक बन गए थे। बिंबाजी भोसले के बाद आनंदीबाई ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में खंडोजी अर्थात चिमनाजी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद सेना धुरंधर का घोषणा किया था। सेना धुरंधर का उपाधि दे दिया था चिमनाजी खंडोजी को। तो दोस्तों इस प्रकार से अब बिंबाजी भोसले समाप्त होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बैंकोजी भोसले को। तो बैंकोजी भोसले का जो कार्यकाल था 1787 से 1811 तक, 1787 से 1811 ईस्वी तक बैंकोजी भोसले अब यहाँ पर शासन करेंगे। ठीक है, मतलब दक्षिण कौशल में शासन करेंगे। ठीक, तो मैं इसके बारे में बता दूं दोस्तों कि रघुजी भोसले जो थे, जो यहाँ पर नागपुर में शासक थे, रघुजी भोसले, रघुजी प्रथम, उनका छोटा भाई था ये बैंकोजी भोसले। ठीक है, तो ये बैंकोजी भोसले क्या करता था, कभी कभी यहाँ पर यात्रा में आया करता था इस एरिया में। तो इनको लगा कि अब मैं अपना शासन नागपुर से ही संचालन करूंगा, नागपुर से यहाँ का संचालन करूंगा, सूबाओं के माध्यम से, सूबा के माध्यम से मैं शासन चलाऊंगा। एक दिमाग लगाया ये। तो दोस्तों देखिएगा अब यहाँ का राजनीति, तो यहाँ का क्या हुआ, यहाँ का जो राजधानी था, राजधानी का जितना भी काम होता था वह नागपुर से अब होने लगा। बैंकोजी भोसले जब शासक बने तो नागपुर से कार्य का संचालन यहाँ से होने लगा। इस एरिया का मतलब राजनीतिक गतिविधि जो होता था यहाँ पर, ये यहाँ से होने लगा अब डायरेक्ट। और यहाँ का जो रतनपुर का जो राजधानी जो था वह थोड़ा थोड़ा धूमिल होने लगा। और बैंकोजी भोसले के बारे में एक चीज मैं बता दूं कि यूनानी यात्री फॉरेस्टर 1790 में बैंकोजी भोसले के कार्यकाल में ही आए थे, और सूबा शासन का शुरुआत बैंकोजी भोसले को ही माना जाता है कि बैंकोजी भोसले ने ही सूबा शासन का शुरुआत किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूबा शासन। सूबा शासन सूबाओं के माध्यम से अब कैसे कैसे यहाँ पर चलेगा उसको हम लोग अगले वीडियो में, मतलब कल वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतनी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।